अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत विरोध में नेपाल आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए कि जो नेपाल और उत्तराखंड की जो सीमा है वहां पर नेपाल के जो एफएम चैनल हैं भारत विरोधी गाने बजा रहे हैं, जिससे नाराज होकर अब यहाँ उत्तराखंड के लोगों ने नेपाल के गाने सुनना बंद कर दिया है। नेपाल ये भारत विरोधी गाने बजाकर क्या दर्शाना चाह रहा है? क्या गानों के जरिए उसके अपने मंसूबे पूरे हो जाएंगे? इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। नेपाल भारत विरोध में कितना आगे बढ़ता जा रहा है, ये वहाँ का जो नागरिकता कानून है उसमें जो संशोधन किया जा रहा है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर भारत से कोई महिला विवाहित होकर नेपाल आती है तो नेपाल अब उसे 7 साल बाद नागरिकता देगा। अब देखिए कि कितना बड़ा ये अपमान है जब रोटी बेटी का रिश्ता हो, जो भारतीय बहू आपके इलाके में आपके घर में आ रही है उसको आप 7 साल बाद नागरिकता देंगे। ये जो नेपाल हमारे साथ बरसों से जुड़ा हुआ है उसकी ये करतूत देखिए कि किस तरह भारत विरोध के अंदर उसके अंदर भरा हुआ है कूट कूट कर। और भारत विरोध में और कितना आगे बढ़ रहा है नेपाल, आप देखिए, झलक देखिए कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली लगातार भारत विरोध की बात कर रहे हैं, तो अब वहाँ के अन्य नेता भी इसी तरीके की बात करने लगे हैं। एक पार्टी ने वहाँ पर मांग कर दी है कि जो गोरखा सैनिक जो भारतीय सेना में काम करते हैं उनको वहाँ से वापस बुलाया जाए, क्योंकि हमारे सैनिक चीन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। देखिए अब भारत विरोध में कितना आगे बढ़ता जा रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत से तो बहुत बड़ी बातें करते हैं कि आपने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, हम अपने नए नक्शे में उसको शामिल कर लेंगे। लेकिन केपी शर्मा ओली चीन ने आपके जो रुई गांव पर कब्जा किया हुआ है उसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे? क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं नेपाल के भारत विरोधी गानों से। नेपाली एफएम चैनल भारत विरोधी गाने बजाकर लिपुलेख और काला पानी के इलाकों को भारत से वापस मांगने की बात कह रहे हैं। इन गानों का प्रसारण धारचूला एफएम समेत कुछ और चैनलों पर हो रहा है, जिसे उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय इलाकों में सुना जा सकता है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की एक महिला अध्यापिका ने बताया कि वह नेपाल के धारचूला एफएम को सुनती थी। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में इस एफएम चैनल पर भारत विरोधी गानों का प्रसारण शुरू हो गया है, जिन्हें हर घंटे कई बार बजाया जाता है। इसे देखते हुए अब उन्होंने इन चैनलों को सुनना बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि एफएम पर प्रसारित होने वाले गानों में नेपाल की सरकार से उन भारतीय इलाकों को वापस लेने की बात कही जा रही है, जिन्हें हाल ही में नेपाल ने अपने नक्शे का हिस्सा बताया है। भले ही भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया हो, लेकिन इसके बावजूद भी एफएम पर प्रसारित हो रहे गाने नेपाल की नीयत को साफ करने के लिए काफ़ी हैं। माना जा रहा है कि इन गानों को हाल के कुछ महीनों में ही रिकॉर्ड कराया गया है और इनमें से कुछ यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर किए गए हैं। हमरो हो या काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, उठा जागा वीर नेपाली सहित कुछ अन्य भारत विरोधी गीत बजने के बाद अक्सर एफएम पर नेपाली गीत सुनने वाले भारतीय लोगों को गहरा धक्का लगा है। इसके बाद भारतीयों ने इन एफएम चैनलों को सुनना बंद कर दिया गया है। नेपाली एफएम चैनल में ऐसे गीत प्रसारित करने से लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। उधर भारत विरोधी कदमों को आगे बढ़ाते हुए नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय विवाहित महिलाओं को शादी के 7 साल बाद नागरिकता देने के कानून के फैसले को संसदीय समिति से बहुमत से पारित कर दिया है। नेपाल की विपक्षी पार्टियों की तमाम दलीलें और विरोध को खारिज करते हुए सत्तारूढ़ दल ने नागरिकता संबंधी विवादास्पद कानून बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इस कानून के खिलाफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मधेश क्षेत्र से आने वाले 2 सांसदों ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। इसके बावजूद नेपाल की ओली सरकार अगले 2 दिनों में इसे संसद से पारित कराने की तैयारी में है। रविवार को संसदीय समिति की बैठक में नेपाल के प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर विरोध करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया। संसदीय समिति में बोलते हुए नेपाली कांग्रेस के सांसद दिलेंद्र प्रसाद बड़ू ने कहा कि यह संवैधानिक विषय होने के साथ साथ हमारे पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रिश्तों पर इसका सीधा असर डाल सकता है। इतना ही नहीं, इस कानून का असर पूरे देश पर पड़ सकता है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ और गंभीरतापूर्वक इस विषय को सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद राजेंद्र महतो ने कहा कि सरकार के द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव संविधान के मर्म के खिलाफ है।
विदेशी नागरिकों पर जो प्रतिबंध लगाना चाहिए था वह संविधान में ही लगा दिया गया है, तो फिर यह नई पाबंदी सरकार कैसे लगा सकती है। सरकार के द्वारा विवादास्पद नागरिकता कानून बनाए जाने का विरोध करते हुए रविवार को कई स्थानों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। युवाओं ने सड़कों पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके पुतले जलाए। यही नहीं, सत्तारूढ़ दल में ही विवादास्पद नागरिकता कानून के विरोध में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2 मधेसी सांसदों और पूर्व मंत्री मातृका यादव और प्रभु शाह ने अपनी ही पार्टी और अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोल दिया है। इन दोनों ने एक बयान जारी करते हुए नए नागरिकता कानून के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिस तरह भारत विरोध को हवा दे रहे हैं, उससे वहां नेताओं में भारत विरोध में बोलने की होड़ जैसी दिख रही है। नेपाल की एक प्रतिबंधित पार्टी ने इस बीच मांग की है कि गोरखा नागरिक भारत की ओर से चीन के लिए लड़ाई न लड़ें। प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेत्र विक्रम चंद ने काठमांडू में नेतृत्व से यह अपील की है कि गोरखा नागरिकों को भारतीय सेना का हिस्सा बनने से रोका जाए। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि गलवान घाटी में भारतीय जवानों के मारे जाने के बाद भारत और चीन में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने गोरखा रेजिमेंट के नेपाली नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी छुट्टियां रद्द करके ड्यूटी पर वापस आएं। इसका मतलब है कि भारत हमारे नेपाली नागरिकों को चीन के खिलाफ सेना में उतारना चाहता है। पार्टी ने बयान में कहा है कि गोरखा सैनिकों को भारत द्वारा तैनात किया जाना नेपाल की विदेश नीति के खिलाफ जाएगा। नेपाल एक स्वतंत्र देश है और एक देश की सेना में काम करने वाले युवा का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। यह पार्टी यूं तो अंडरग्राउंड है, लेकिन वामपंथियों के बीच इसे काफ़ी समर्थन प्राप्त है। हम आपको बता दें कि गोरखा सैनिकों का सेना में एक अलग ही महत्व है। भारत में भी पहाड़ी इलाकों पर ज़्यादातर गोरखा जवान ही तैनात रहते हैं। वहीं गोरखा सैनिकों के बारे में यह भी कहा जाता है कि पहाड़ों पर उनसे बेहतर लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता है। भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी गोरखा सैनिक वहां की सेना में शामिल हैं। हाल ही में आईएमए ने 3 नेपाली नागरिकों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कमीशन दिया है। इस बीच नेपाल सीमा के रास्ते भारत आ रहे गोरखा जवानों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें आगे जाने के लिए भेज दिया गया। चलिए अब आपको एक हैरत वाली बात बताते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ कदम उठाकर उसे नेपाली राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कैसे चीन उनके देश पर कब्जा करता जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल के रुई गांव पर पिछले 3 साल से चीन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन केपी शर्मा ओली सरकार ने ड्रैगन की इस नापाक हरकत पर चुप्पी साध रखी है। भारत के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर मौन व्रत धारण कर लिया है। करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन की दमनकारी शासन के अधीन हो गए हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव वर्ष 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा हो गया है। इस गांव में अभी 72 घर हैं। रुई गांव अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो गया है। रुई गांव के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए हटा दिया गया है। नेपाल के भू राजस्व कार्यालय गोरखा के अनुसार उनके पास अभी भी रुई गांव के निवासियों से एकत्र राजस्व का रिकॉर्ड है। रुई गांव के निवासियों की ओर से दिए गए राजस्व का विवरण भूमि राजस्व कार्यालय में सुरक्षित है। कार्यालय के एक सहायक कर्मचारी ने कहा, कार्यालय के रिकॉर्ड अनुभाग में 18 साया खोले से रुई तक के लोगों के राजस्व का रिकॉर्ड है। नेपाली इतिहासकार रमेश धुंगल का कहना है कि वर्ष 2017 तक रुई और तेईगा गांव देश के गोरखा जिले में उत्तरी भाग में थे। उन्होंने कहा, रुई गांव नेपाल का हिस्सा है, ना तो हमने इसे युद्ध में खोया और ना ही यह तिब्बत से संबंधित किसी विशेष समझौते या अनुबंध के अधीन था। नेपाल ने बॉर्डर के पिलर को लगाते समय लापरवाही की, जिसके कारण हमने रुई और तेगा दोनों गांव खो दिए। उधर चुम्बुरी ग्रामीण नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष वीर बहादुर लामा दावा करते हैं कि रुई गांव सहित क्षेत्र गोरखा का हिस्सा था और वहां के निवासी नेपाल सरकार को राजस्व जमा करते थे और अब यह निवासी तिब्बती बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भ्रष्ट नेपाली अधिकारियों की सहमति से 35 नंबर पिलर को समदो और रुई गांव के बीच की सीमा तय कर दिया गया। इससे पूरा गांव चीनी नियंत्रण में आ गया। साम गांव, सामडो और रुई की भाषा, संस्कृति और परंपराएं एक जैसी हैं और इन सभी प्रार्थना की जगह भी एक ही है। नेपाली इतिहासकार धुंगेल ने इसे नेपाल की ओली सरकार की घोर लापरवाही बताया। लामा ने कहा, भारत की सीमा में आना जाना बहुत आसान है, लोग इसके चारों ओर घूमते हैं, इसलिए भारत के साथ सीमा के मुद्दे सभी को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तरी सीमा में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में नेपाल का हाल बहुत ही खराब है।
चीन के साथ पींगे बढ़ा रही नेपाल सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। भारत ने कोई भी प्रतिक्रिया, नेपाल के जो भी हाल के कदम है उसके ऊपर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन नेपाल को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी मनमानी करता रहेगा और भारत चुप बैठा रहेगा। भारत देख रहा है कि आप जो करना है करते रहो, आपको समझा रहे हैं, बात से समझा रहे हैं, मान जाइए, बहुत पुराना रिश्ता है आपसे, रिश्ते भारत खराब नहीं करना चाहता, लेकिन संयम की, धैर्य की भी एक सीमा होती है, नेपाल को समझना चाहिए।